तभी अनिका को रोहित का एक लंबा चौड़ा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि रोहित की दादी माँ को दिल्ली की एक बड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज और इक्विपमेंट ज्यादा बेहतर होंगे, सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही रोहित ने अनिका के ट्रैवल की पूरी आइटिनरी भी भेज दी थी। उसमें लिखा था कि नीचे एक गाड़ी उसका और उसकी बेटी का इंतजार कर रही होगी, जो उसे एयरपोर्ट तक ले जाएगी और गाड़ी का ड्राइवर उसे ठीक डिपार्चर गेट तक छोड़ जाएगा। उसका सामान भी ड्राइवर एयरक्राफ्ट में बोर्ड करवा देगा और साथ ही लिखा था कि उसे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बस ड्राइवर से कह दे और उसका काम तुरंत हो जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी रोहित की होगी। थोड़ी देर बाद होटल से चेकआउट करके अनिका रिया को लेकर रोहित की भेजी हुई कार में बैठ गई। कार उसे एयरपोर्ट तक तो ले गई, लेकिन फिर अचानक कार ने एयरपोर्ट के लेफ्ट से लगा हुआ एक रास्ता पकड़ लिया। अनिका हैरान हो गई। उसने ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट तो राइट हैंड साइड पर चला गया, आप ये गाड़ी किस रूट पर ले जा रहे हैं? ड्राइवर ने बड़े पोलाइटली अनिका की बात का जवाब दिया, मैडम ये रास्ता डायरेक्ट रनवे पर पहुंचने के लिए प्राइवेट रूट है। ये बात सुनकर अनिका न सिर्फ इम्प्रेस हुई थी पर हैरान भी हो गई थी। जैसे ही गाड़ी एक फाटक पर पहुंची, गाड़ी का नंबर नोट किया गया और फाटक पर खड़े गार्ड ने अनिका और बच्ची को देखकर अंदर बैठे गार्ड को फाटक ऊपर करने का इशारा किया। अनिका ने ये सब कुछ फिल्मों में पहले से देख रखा था कि वीवीआईपी लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, मगर आज उसे इस बात का खुद एक्सपीरियंस हो रहा था। अनिका की कार एक छोटे से एयरक्राफ्ट के बगल में आकर खड़ी हो गई। अनिका और रिया जब तक कार से उतरे तब तक अनिका को इस बात का पता चल चुका था कि आज वो एक प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने वाली थी। जैसे ही रिया और अनिका फ्लाइट में बोर्ड हुए, सामने से एक आवाज आई, तो तुम हो वो शैतान बच्ची जो मम्मी की कही बातों को फॉलो नहीं करती? रिया की तरफ देखकर अंदर बैठी अंजलि आंटी ने ये कहा। फ्लाइट पर अंजलि आंटी और किशन अंकल को देखकर अनिका सरप्राइज हो गई। अंजलि आंटी ने रिया को हक करते हुए कहा, ओह माय गॉड, लुक एट हर, कितनी खूबसूरत आंखें हैं। शी लुक्स लाइक एन एंजल राइट फ्रॉम द हेवन। किशन जी ने रिया को अपने पास बुलाकर बैठा लिया। वो रिया के साथ बातें करने लगे। अनिका और अंजलि फ्लाइट के दूसरे किनारे पर बने एक छोटे से काउच पर बैठ गए। फ्लाइट अंदर से बेहद शानदार थी। एयरक्राफ्ट के अंदर 2 बेडरूम्स भी दिए गए थे। रोहित ने इस बात का खास ध्यान दिया था कि अनिका अपने ट्रैवल के दौरान सोना चाहती थी। अंजलि ने अनिका के सामने रोहित की तारीफ करते हुए कहा, रोहित अपने वादों का पक्का है और उसका टेस्ट ऑसम है, लाजवाब। आजकल की जनरेशन के लड़कों में ऐसा क्लास कहाँ देखने मिलता है। जब उसे पता चला कि तुम हमारी भांजी हो, उसने हम दोनों का ट्रैवल साथ ही फिक्स कर दिया। किशन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। मैंने सोचा तुम रोहित की दादी का ऑपरेशन करने दिल्ली जा ही रही हो, उसी हॉस्पिटल में थोड़े दिन किशन भी अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो अच्छा होगा। अनिका ने अंजलि आंटी से कहा कि वो सर्जरी से पहले थोड़ा आराम करना चाहती थी। उसने जब अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में अंजलि मामी से कहा तो अंजलि आंटी भी फौरन मान गईं। मामी ने अनिका से कहा, तुम रिया की चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे मामा यहाँ उसका ख्याल रखेंगे। तुम अंदर बेडरूम में जाकर आराम करो। 1 घंटे के अंदर फ्लाइट ने दिल्ली रनवे पर लैंड किया। एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने के बाद नीचे खड़े गार्ड ने चारों पैसेंजर के ऑफिशियल पेपर वर्क चेक की और उन्हें रोहित की भेजी हुई गाड़ी में बैठा दिया। रास्ते में अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बेटा इफ यू डोंट माइंड, तुम अपने मामा को हॉस्पिटल की स्पेशल वार्ड में ले जाओ, मैं रिया को लेकर घर जाती हूँ। हम दोनों वहाँ थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर तुम लोगों से मिलने हॉस्पिटल आ जाएंगे। अनिका वैसे भी रिया को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए उसने मामी की ऑफर को मान लिया और कहा, मामा की बिल्कुल चिंता न कीजिएगा और उनका ख्याल रखने के लिए मैं तो हॉस्पिटल में हूँ ही। मामा ने इस बात पर तुरंत आगे की सीट से पीछे मुड़कर कहा, बेटा जब से तुमने मेरी सर्जरी की है तुम्हारा मामा पहले से ज्यादा फिट हो गया है, और बेटा जब से तुम मिली हो हमें किसी बात की फिक्र नहीं। थोड़ी देर में गाड़ी दिल्ली की लाइफ केयर हॉस्पिटल की गेट में दाखिल हुई। ये हॉस्पिटल भी खुद मारवा परिवार की ही थी, मगर मनाली के मुकाबले इस हॉस्पिटल में काफी मॉडर्न टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स मौजूद थे। देश भर के वीवीआईपी भी यहीं पर आकर अपनी ट्रीटमेंट करवाते थे। इस हॉस्पिटल में जाकर किसी को भी 1 सेकंड के लिए ये ख्याल जरूर आता कि आखिर ये हॉस्पिटल है या कोई 5 स्टार होटल। अनिका ने हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ के साथ मिलकर किशन अंकल को हॉस्पिटल के वीवीआईपी वार्ड में एडमिट किया।
एडमिट करने के बाद बेड पर लेटे हुए किशन मामा ने अनिका से कहा, बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो चाहता था कि घर चला जाऊं और तुम्हारी बेटी रिया के साथ थोड़ा और खेलूं। बड़ी प्यारी बच्ची है, उसके साथ फ्लाइट में कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। दिल करता है कि दौड़कर घर चला जाऊं, लेकिन तेरी मामी कहती है अभी और थोड़े दिन मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रहना होगा। अनिका ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मामा की बात का जवाब दिया। मामी ठीक ही तो कह रही हैं, थोड़े दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी तो हर्जी क्या है, बेटर सेफ देन सॉरी। किशन अंकल को वीवीआईपी वार्ड में सेटल करने के बाद अनिका को आईसीयू में जाना था। उसने रोहित की भेजी हुई अपनी दादी की सारी रिपोर्ट्स पहले से भर ली थी। अब उसे जल्दी से सर्जरी शेड्यूल करनी थी और दादी माँ का इलाज करना था। उसे पता था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही उसे उसके बेटे की इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। जब अनिका ऊपर किशन मामा के साथ थी, तब आईसीयू वार्ड के बाहर रोहित का परिवार इकट्ठा हुआ था। रोहित के साथ छोटा आर्यन भी वहीं मौजूद था। परिवार के कुछ लोग रोहित का विरोध कर रहे थे और रोहित से कह रहे थे, तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है ये सब। इस बच्चे के कदम हैं ही मनहूस। जब से मारवा खानदान में इसकी एंट्री हुई है, हमारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। कंपनी लॉस कर रही है। और दादी माँ की हालत देखी तुमने? आज इस लड़के के कदम पड़ते ही उनकी कंडीशन और भी खराब हो गई है। क्या जरूरत थी चंडीगढ़ के अस्पताल से उन्हें यहाँ शिफ्ट करने की? रोहित एक रिस्पॉन्सिबल आदमी था। सबकी बातों का जवाब देते हुए उसने कहा, चंडीगढ़ की हॉस्पिटल से बेटर ऑपरेशन की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस यहीं पर थे। और उसने जो भी डिसीजन लिए हैं, वो दोनों हॉस्पिटल में मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर्स की सलाह से लिए हैं। ये बात सुनते ही परिवार की एक औरत ने कहा, मैं रोहित की बात से सहमत हूँ। इस सब में रोहित का कोई फॉल्ट नहीं। एक्चुअली जो कुछ भी दादी माँ के साथ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस शैतान आर्यन की वजह से हो रहा है। He does not deserve to be in the family। इसकी वजह से दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ और आज इसके आते ही उनकी कंडीशन पहले से भी बदतर हो गई। नन्हे आर्यन को परिवार की ऐसी बातें सुनने की आदत बहुत पहले से थी। वो टेंशन में खड़ा बस सबको देख रहा था और भगवान से प्रे कर रहा था कि उसकी ग्रेट ग्रैंड यानी कि उसकी बड़ी दादी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आर्यन को इस बात का भी टेंशन था कि कहीं अनिका वहाँ आकर उसे रोहित के साथ न देख ले। इसीलिए मौका देखते ही आर्यन ने रोहित से कह दिया, डैड अगर ये लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं दादी माँ के पास, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आर्यन की ये बात सुनकर रोहित को परिवार के लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर आर्यन ने रोहित का हाथ पकड़कर उसे प्यार से देखकर रिक्वेस्ट की, प्लीज लेट मी गो फ्रॉम हियर। एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित ने हॉस्पिटल के एक पुराने स्टाफ से कहा कि वो आर्यन को हॉस्पिटल में ही बने प्राइवेट रूम में लेकर जाए। जैसे ही आर्यन वहाँ से निकला, अनिका तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ आई। आर्यन ने अनिका को आते हुए देखा। आर्यन हॉस्पिटल के स्टाफ से जिद करने लगा कि वो उसे अपनी गोद में उठा ले। जैसे ही स्टाफ ने आर्यन को उठाया, आर्यन ने अपना सर स्टाफ के कंधे पर रख दिया और पीछे की ओर देखने लगा, जिससे अनिका उसका चेहरा न देख पाए। अनिका का ध्यान आईसीयू के बाहर खड़े लोगों पर था। जब आर्यन अनिका की बगल से पास हुआ, तब अनिका का ध्यान उस पर नहीं पड़ा। अनिका आईसीयू वार्ड के पास पहुंची। इससे पहले कि रोहित अनिका का इंट्रोडक्शन बाकी के परिवार वालों से करवाता, आईसीयू के अंदर से एक नर्स बाहर आई और दौड़ते हुए परिवार के साथ खड़े एक डॉक्टर के पास आकर उसने कहा, सर प्लीज हरी अप, आई थिंक वी आर लूजिंग हर। नर्स की आवाज सुनते ही आईसीयू वार्ड में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की फौज दौड़ने लगी। बीच में खड़ी डॉक्टर इंचार्ज सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। इसी भगदड़ के बीच मारवा परिवार आईसीयू वार्ड के बाहर भीड़ लगाकर शोर मचाने लगा। परिवार के आधे से ज्यादा लोग झूठ मूठ दादी माँ के लिए आंसू बहा रहे थे, तो कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। अचानक आईसीयू वार्ड के बाहर मारवा खानदान के लोगों की आवाजें आने लगी। किसी ने कहा, चाची को बचा लो कोई, तो किसी ने कहा, दादी माँ प्लीज होश में आ जाओ। तो कुछ बच्चे चिल्लाने लगे, बड़ी दादी क्या हो गया आपको? रोहित के चाचा फूट फूट कर रोने लगे। खानदान के सारे लोग इस तरह बिहेव करने लगे जैसे उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा था। अचानक रोती हुई आवाजों के बीच में रोहित ने चिल्लाकर कहा, चुप चुप हो जाओ सब। तब रोहित के छोटे चाचा ने रोहित पर भड़कते हुए कहा, तुम्हारे सीने में दिल नहीं होगा, पत्थर होगा पत्थर रोहित, मगर हम सब तो इंसान हैं।
रोहित ने उनकी बात काटते हुए कहा, पंकज चाचा, दादी माँ अभी जिंदा हैं। रोहित की बात सुनते ही पंकज चाचा और बाकी के फैमिली मेंबर्स ने रोना अचानक बंद कर दिया। एक तरफ खड़ी हुई अनिका ये सब कुछ देख रही थी। पेशेंट को अपने हाथ में लेने से पहले उसे ये देखना था कि हॉस्पिटल के डॉक्टर पेशेंट को कम से कम ऐसी हालत में उसे हैंडओवर करें जब वो ऑपरेशन के लायक हो। अनिका आईसीयू वार्ड में रोहित की दादी माँ के बेड के पास गई। अनिका, जो कि प्रोफेशनल लाइफ में डॉक्टर अमृता थी, उसने कई पेशेंट्स को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि केस कितना सीरियस है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दादी माँ को देखते ही अनिका ने तुरंत रोहित की ओर देखा। अनिका की आंखों में देखकर रोहित समझ गया था कि दादी माँ की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। रोहित अनिका के पास आकर उसे रिक्वेस्ट करने लगा, दादी माँ को ठीक कर दीजिए अनिका जी। मुझे पता है कि आप चमत्कार कर सकते हो, आपने पहले किया भी है। प्लीज मेरी दादी माँ को बचा लीजिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अनिका ने रोहित को कभी इतना बेबस और लाचार नहीं देखा था। हमेशा एटीट्यूड से बात करने वाले रोहित की बातों में आज अलग ही मजबूरी थी। इस वक्त अनिका के लिए रोहित के इमोशंस को संभालने से ज्यादा जरूरी था दादी माँ को ऑपरेशन के लायक बनाना। बेड के पीछे लगे मॉनिटर के पास जाकर अनिका कुछ रीडिंग लेने लगी। उसने दादी माँ का शरीर देखा जो बिल्कुल निर्जीव था, ना कोई हलचल, ना कोई मूवमेंट। अनिका बस गौर से पेशेंट की कंडीशन देखे जा रही थी। तभी दादी माँ के बिल्कुल पास खड़ी एक डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, इलेक्ट्रिक शॉक के लिए तैयार, 200 वॉट्स। एक जोरदार आवाज आई। दादी का शरीर हवा में उछलकर फिर से बेड पर गिरा। ये देखकर रोहित के इमोशन सब कंट्रोल से बाहर हो गए थे। रोहित को लगा कि उसने अपनी दादी माँ को खो दिया था। फिर एक मशीन में से आवाज आने लगी। मशीन की आवाज सुनकर पेशेंट के आसपास खड़े सब लोग अचानक शांत हो गए। सारी नर्सेज ने चैन की सांस ली। दादी माँ का हार्ट फिर से धड़कने लगा था। रोहित की आंसू भरी आंखों में अचानक एक उम्मीद दिखाई देने लगी और उसके मुंह पर एक स्माइल आ गई। अनिका ने रोहित के रिएक्शन नोटिस किए। इससे पहले कि रोहित और उम्मीद बांध लेता, अनिका ने रोहित से कहा, देखिए, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट डोंट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक। आपकी दादी माँ की जो कंडीशन है वो अपनी सहन शक्ति की लिमिट के पार पहुंच चुकी है और अभी अभी जो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था उसकी वजह से उनकी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की संभावना बढ़ गई है। अगर वक्त रहते उन्हें होश नहीं आया तो आई एम अफ्रेड आपकी दादी माँ का बच पाना बहुत मुश्किल होगा। तभी रोहित की दादी का इलाज कर रही हॉस्पिटल की चीफ डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा। वो एक काफी यंग और प्रभावशाली लड़की थी। एक डॉक्टर की हैसियत से उसकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव थी। उसकी आवाज में काफी ज्यादा पोलाइटनेस थी। दादी माँ की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो एकदम धीमी आवाज में सबसे बातें कर रही थी। डरे हुए रोहित ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर शालिनी, दादी माँ तो हमेशा से हेल्दी थी, फिर अचानक क्या हो गया उन्हें? इस बात पर डॉक्टर शालिनी मेहरा ने रोहित से हमदर्दी दिखाते हुए कहा, दादी माँ अब 80 साल की हो चुकी हैं। उनकी बॉडी अब पहले जितनी हेल्दी और फिट नहीं रही। रोहित ने ये बात सुनते ही अनिका से पूछा, तो क्या हमें तुरंत ऑपरेशन कर देना चाहिए? अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कहती, डॉक्टर शालिनी मेहरा ने अनिका की बात काटते हुए कहा, दादी जी फिलहाल बहुत वीक हैं। हमने उन्हें अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकाला है। अगर अभी उनके ऊपर सर्जरी की गई तो ऑपरेशन उनके शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अनिका ने शालिनी की बात जरूर सुनी, मगर बिना कुछ बोले वो दादी माँ को ऑब्जर्व कर रही थी। दादी माँ की आंखें बंद थीं, उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था और उनका चेहरा गहरी झुर्रियों से भर चुका था। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पेशेंट में अभी जान बाकी थी। अगर इस वक्त उन पर सर्जरी की जाती है तो हो सकता है उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट, उनके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा टाइम तक और ओके नहीं रहता और फ्यूचर में भी उनके होश में आने के चांसेस बहुत कम हो जाते। ये बात करते हुए शालिनी, रोहित और अनिका आईसीयू वार्ड से बाहर निकले। तब पंकज चाचा और उनकी फैमिली ने डॉक्टर शालिनी की बातें सुनी। शालिनी की बात सुनकर पंकज चाचा ने लाउड रिएक्शन देते हुए सबसे कहा, सुन लिया डॉक्टर ने क्या कहा? माँ के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं अपनी माँ को खो दूंगा। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने उस लड़के का जो इतनी बड़ी सजा मिली मेरी माँ को। रोहित, हम सब ने तुमसे कहा था कि आर्यन को अपनी जिंदगी से और हमारे घर से कहीं दूर भेज दो,
मगर तुम नहीं माने और तुमने उसे अपने साथ रखा। और उस शैतान लड़के ने क्या किया? उसने मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की, उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और अब हम सुन रहे हैं कि मेरी माँ के बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है रोहित, और उस शैतान बच्चे आर्यन की वजह से। रोहित को अपने चाचा की बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर इस वक्त वो जानता था कि सिचुएशन उसके और आर्यन के खिलाफ थी और सारी फैमिली एक तरफ होकर सिर्फ आर्यन को गुनहगार मान रही थी। पंकज चाचा की उम्र 55 साल की थी। वो कद काठी से छोटे थे, मगर उनके फेस पर काफी एनर्जी थी। उनकी चाल और उनकी आंखें देखकर साफ पता चलता कि वो एक बहुत श्रूड इंसान थे, जिसे जिंदगी का बहुत ज्यादा तजुर्बा था और वो हर चीज सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते थे। उनका बेटा आयुष देखने में बिल्कुल मारवा खानदान के लड़कों जैसा ही था, कद काठी में बिल्कुल रोहित जैसा, मगर पर्सनालिटी बिल्कुल रोहित के ऑपोजिट थी। रोहित जितना डैशिंग था, उतना ही आयुष दिखने में ढीला ढाला सा लगता था। वो जिस प्रकार से हंसता था, उसे देखकर ये लगता था कि आयुष उन अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलादों में से है, जिसे ना तो लाइफ में कुछ करने की इच्छा है और ना ही कुछ बनने का मकसद। आयुष ने अपने पापा पंकज को समझाते हुए कहा, पापा ऐसे मत कहिए, उस बेचारे बच्चे आर्यन का क्या कसूर है? आयुष को आर्यन की साइड लेते देख रोहित सरप्राइज हो गया। तभी आयुष ने आगे कहा, वो कोई नॉर्मल बच्चा तो है नहीं, वो दिमागी तौर से बीमार है। ही इज मेंटली इल। वो बाकी बच्चों की तरह आसानी से कोई बात समझ नहीं सकता है। जब उसने दादी माँ को धक्का दिया था, तब उसे क्या पता कि वो क्या कर रहा था। उस पागल बच्चे को दादी माँ को धक्का देते हुए शायद मजा आया, इसलिए उसने वो कर दिया। अब उसके मन में थोड़ी ना था कि वो दादी माँ को चोट पहुंचाए। बस उसके पागलपन में उससे ये सब हो गया और उसे पता भी नहीं चला। क्यों रोहित भैया? आयुष की ये बात सुनकर रोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से अपनी मुट्ठी दबा ली। तभी वहाँ पंकज चाचा का पोता आया। विहान उम्र में ठीक आर्यन के आसपास का था, मगर शरीर से मोटा होने की वजह से प्यार से मारवा फैमिली में लोग उसे लड्डू कहकर बुलाते थे। उसका नाम लड्डू इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसके गाल गोल गोल और मोटे थे। उसके गाल दबाने पर बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई मोतीचूर के लड्डू हाथ में पकड़कर खड़ा हो। लड्डू जब भी हंसता तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती, मगर लड्डू अपने नाम के गुणों से बिल्कुल विपरीत था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता, बात बात पर जिद करता, और आज जब से वो हॉस्पिटल में आया था, बस एक ही बात सुन रहा था। आर्यन की वजह से बड़ी दादी की जान खतरे में थी। इसी गुस्से की वजह से उसके गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे और उसने रोहित की ओर गुस्से से देखकर कहा, कहाँ छुपा के रखा है उस बुज़दिल आर्यन को? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे WWE का एक ऐसा स्टंट करके मारूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। ये कहकर लड्डू हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम की ओर दौड़ने लगा, जहां आर्यन को भेजा गया था। रोहित ने बीच में ही उसे रोक लिया। रोहित ने जब लड्डू को रोकना चाहा, तो किसी तरह रोहित के हाथ से टकराकर लड्डू जमीन पर गिर गया। लड्डू का भारी शरीर जब जमीन से टकराया, तो हॉस्पिटल फ्लोर पर एक जोर की आवाज आई और लड्डू जोर जोर से रोने लगा। जब पंकज और आयुष ने उसे उठाया, तो लड्डू ने रोहित की ओर इशारा करते हुए कहा, रोहित चाचा मुझे मारना चाहते हैं, जैसे आर्यन ने बड़ी दादी को मारा। रोहित अनिका और डॉक्टर शालिनी से अपनी दादी माँ की कंडीशन के बारे में डिस्कशन करना चाहता था, मगर मारवा खानदान ने ये मौका पकड़कर आर्यन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए इस्तेमाल किया था। आयुष ने रोहित से कहा, रोहित ये क्या कर रहे हो तुम? एक छोटे बच्चे को इस तरह ट्रीट करने का क्या मतलब है? रोहित ने अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए आयुष से कहा, इस बच्चे को कुछ मैनर्स सिखाओ, और अगर नहीं सिखा सकते तो मेरे पास भेज दो। मैं 2 दिन में इसे बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं सिखा दूंगा। ये सुनते ही पंकज चाचा ने रोहित से कहा, अगर इतने ही बड़े टीचर हो तो फिर अपने बेटे को भी जरा सी मैनर सिखा देते, जिसकी वजह से आज तुम्हारी दादी मौत से लड़ रही हैं। काश तुमने उसे मैनर सिखाए होते तो उसने तुम्हारी दादी के साथ वो सलूक ना किया होता जो उसने किया है। वो बच्चा नहीं, एक मर्डरर है। रोहित तेज कदमों से पंकज चाचा की ओर बढ़ने लगा। रोहित के जूतों की आवाज सारे कॉरिडोर में गूंजने लगी। वो पंकज चाचा के पास आकर खड़ा हो गया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा बेटा कोई खूनी नहीं है। उसे मर्डरर बुलाना बंद कीजिए आप लोग। मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
तभी आयुष रोहित और उसके पापा के बीच में आ गया और बड़ी ही शांति से रोहित से बातें करने लगा। देखो रोहित, इस बात का कोई मतलब नहीं कि तुम उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हो या हम पर, मगर तुम्हें सीसीटीवी फुटेज और सर्विलेंस कैमरा पर तो ट्रस्ट करना ही होगा, जिसमें साफ दिख रहा है कि आर्यन ने दादी माँ को धक्का दिया था। हमने सीसीटीवी की फुटेज दादाजी को दिखा दी है और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अगले हफ्ते एक फैमिली मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में हम सब मिलकर आर्यन को मारवा खानदान से हमेशा के लिए निकाल देंगे। आर्यन के खिलाफ 2 सबूत थे, एक तो वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज और दूसरा घर के नौकरों की गवाही। नौकरों ने कहा था कि उस दिन आर्यन किसी बात पर दादी माँ से नाराज हो गया और उसने दादी माँ को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज पीछे से लिया गया था, जिसमें दादी माँ गिरते हुए साफ नजर आ रही थी। आर्यन का चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर उसके हाथों की एक्शन से साफ पता चलता था कि उसी ने दादी माँ को धक्का दिया था। मारवा खानदान के पास आर्यन के खिलाफ विटनेस भी थे और एविडेंस भी, इसलिए रोहित के पास बस सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया था कि किसी तरह उसकी दादी माँ फिर से होश में आए और सबको बता दें कि आर्यन बेकसूर है। जब हॉस्पिटल कॉरिडोर में ये सब कुछ चल रहा था, तब आर्यन वहीं पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। आर्यन के मुंह पर मास्क था और उसने एक छोटी सी पीपीई किट पहन रखी थी। मास्क के ऊपर आर्यन की आंखों से निकलते आंसुओं से साफ पता चल रहा था कि आर्यन बहुत दुखी था और शायद काफी देर से रोए जा रहा था। आर्यन का रोना इस वजह से नहीं था कि मारवा खानदान उसे बुरा समझता था या उसे मारवा खानदान से बाहर निकालना चाहता था। उसे चिंता थी तो बस एक ही बात की चिंता थी, उसकी बड़ी दादी किसी तरह वापस पहले जैसी हो जाए। वो मन ही मन भगवान को प्रे कर रहा था कि उसे उसकी बड़ी दादी उसे वापस मिल जाए और फिर से उसकी दादी पहले की तरह आर्यन के साथ खेले, उसे प्यार करें। आर्यन ने कॉरिडोर में अनिका को देखा। आर्यन को पता था कि उसकी मॉम एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी और अगर दादी माँ को कोई वापस ठीक कर सकता था तो वो सिर्फ उसकी मॉम थी। आर्यन दौड़कर अनिका के पास गया और पीछे से अनिका के पांव पकड़कर अनिका से लिपट गया। अनिका को पकड़कर आर्यन जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मॉम प्लीज बड़ी दादी माँ को बचा लो, प्लीज मॉम। आर्यन की आवाज सुनते ही अनिका ने अपने पांव से लिपटे बच्चे की ओर देखा। लगभग रिया की उम्र का एक बच्चा अनिका की टांगों से लिपटकर उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। बच्चे के मुंह पर मास्क होने की वजह से अनिका को उसका चेहरा तो नहीं नजर आ रहा था, मगर बच्चे की आंखों में देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से इन आंखों को पहचानती थी। तभी अंदर से एक नर्स बाहर आई और उसने डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर प्लीज एक बार आप अंदर आकर पेशेंट को अटेंड कीजिए। आई थिंक द पेशेंट इज स्टार्टिंग टू रिएक्ट। डॉक्टर शालिनी और बाकी का मेडिकल स्टाफ आईसीयू वार्ड में दादी माँ को एग्जामिन करने चला गया। अनिका ने उसके पांव से लिपटे हुए बच्चे को धीरे से अपने से अलग किया और कहा, शी विल बी फाइन, डोंट वरी। अनिका के दिमाग में इस वक्त सिर्फ पेशेंट की जान बचाने का ख्याल चल रहा था, इसलिए बच्चे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अनिका भी डॉक्टर शालिनी के पीछे पीछे आईसीयू वार्ड में दौड़कर जाने लगी। अंदर जाने पर अनिका ने देखा कि 3-4 मशीन बीप करके अलार्म दे रही थी। दरअसल दादी माँ का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था, जो ऐसी कंडीशन में उनके लिए अच्छा नहीं था। अनिका को ये सारी रीडिंग्स पढ़ते हुए देखकर डॉक्टर शालिनी ने अनिका से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं और आईसीयू वार्ड में क्या कर रही हैं? आई एम सॉरी, मगर आपको इसी वक्त आईसीयू वार्ड से बाहर जाना होगा। मिस अनिका यहाँ मेरे कहने पर आई हैं। पीछे से रोहित की आवाज आई। रोहित ने डॉक्टर शालिनी से कहा, मेरी रिक्वेस्ट पर अनिका जी यहाँ आई हैं। वो दादी माँ को बचाने में आप लोगों की मदद करेंगी। शालिनी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। शालिनी ने इतना तो गैस कर लिया था कि अगर रोहित चाहता था कि अनिका ट्रीटमेंट में उनकी मदद करे तो फिर जरूर वो एक डॉक्टर होगी और डॉक्टर शालिनी की ट्रीटमेंट में कोई और डॉक्टर उसे ओपिनियन दे, ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। मगर न सिर्फ रोहित पेशेंट का पोता था, मगर हॉस्पिटल का ट्रस्टी भी था, इसलिए रोहित की बात का मान रखते हुए डॉक्टर शालिनी ने अनिका को ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी। अनिका अपने हाथ फोल्ड करके एक साइड खड़ी होकर पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। डॉक्टर शालिनी ने अनिका की ओर देखकर उसे पूछा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डॉक्टर अनिका? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ब्लड प्रेशर नीचे ले आने के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद दवाई थी। अनिका ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए डॉक्टर शालिनी को आगे बढ़ने के लिए कहा।
डॉक्टर शालिनी ने दादी माँ को एक इंजेक्शन दिया और थोड़ी ही देर में उनकी कंडीशन स्टेबल होने लगी। दादी माँ की मेडिकल रिकॉर्ड्स और लेटेस्ट सीटी स्कैन रिपोर्ट्स को देखकर अनिका कुछ सोचने लगी। दादी माँ की कंडीशन थोड़ी स्टेबल होने के बाद डॉक्टर शालिनी अपने ग्लव्स उतारती हुई आईसीयू से बाहर निकल गयी। उसके पीछे अनिका भी कुछ सोचते हुए वहाँ से निकल गई। आईसीयू वार्ड से पहले शालिनी बाहर निकली और उसके पीछे अनिका। शालिनी ने देखा सामने रोहित, जो पहले ही बाहर आ चुका था। वो बहुत नर्वस होकर कॉरिडोर में यहाँ वहाँ घूम रहा था। दोनों डॉक्टर्स को बाहर आते देखकर रोहित डॉक्टरों की ओर आगे बढ़ा। शालिनी को लगा अब रोहित उससे कोई सवाल पूछेगा, इसलिए उसने अपना मास्क निकालकर रोहित से बात करने की तैयारी की। मगर रोहित डॉक्टर शालिनी के पास से गुजरते हुए सीधा अनिका के पास गया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या दादी माँ का ऑपरेशन पॉसिबल है? इससे पहले कि अनिका रोहित को जवाब देती, शालिनी ने अपने शांत अंदाज से रोहित के सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। मिस्टर मारवा, दादी माँ की कंडीशन फिलहाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हुआ है और इन सब से उनकी हार्ट की कंडीशन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अगर इस वक्त उन पर कोई ऑपरेशन किया तो अगर खुद डॉक्टर अमृता भी यहाँ रहकर इनका ऑपरेशन करती तो भी सक्सेस रेट 20% से ज्यादा नहीं होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर डॉक्टर अमृता टू सेव राइट नाउ। इनफैक्ट 70% चांसेस तो ये है कि पेशेंट शायद ऑपरेशन के बीच में ही दम तोड़ दे। और एक बात, ये ऑपरेशन उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। अगर दादी माँ लकी होंगी और अगर बच भी गयी तो उनका हार्ट बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा और फिर उनके पास ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 महीने होंगे जीने के लिए। डॉक्टर शालिनी ने हल्की स्माइल देते हुए अनिका से फॉर्मेलिटी निभाते हुए पूछा, एम आई राइट डॉक्टर अनिका? डॉक्टर शालिनी की एनालिसिस काफी सटीक थी। अनिका ने भी शालिनी के बात को मानते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। जब शालिनी ने देखा कि अनिका सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी तो उसने अनिका पर ध्यान देना बंद कर दिया। डॉक्टर शालिनी ने मारवा खानदान के कुछ सदस्यों को देखा, फिर अपनी नाक पर से उंगली घुमाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में रोहित से कहा, मगर मेरा एक सजेशन है मिस्टर रोहित। ये बात सुनते ही रोहित ने बड़ी उम्मीद से डॉक्टर शालिनी को देखा। शालिनी ने थोड़ी देर सोचकर बड़े आराम से रोहित को एक सजेशन दिया। देखिए मिस्टर रोहित मारवा, आप जानते हैं कि मैं मिस्टर सुब्रमण्यम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक्स। आई एम ऑल्सो फेमिलियर विद सम ऑफ दिस टेक्निक्स एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्यूपंक्चर के जरिए दादी माँ को टेम्पोरेरीली होश में ला सकती हूँ। ये सुझाव सुनकर रोहित थोड़ा सा पजल हो गया। उसने डॉक्टर शालिनी से पूछा, टेम्पोररी से आपका क्या मतलब है डॉक्टर शालिनी? शालिनी ने अपने कोट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालते हुए फिर से अपनी धीमी मगर कॉन्फिडेंट आवाज में रोहित से कहा, देखिए, एक्यूपंक्चर की नीडल्स की मदद से मैं दादी माँ के ब्रेन में जो क्लॉट हुआ है उसे ब्रेक करके उनके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन फिर से शुरू करवा सकती हूँ। वो थोड़ी देर के लिए होश में आ जाएंगी। मगर ये ट्रीटमेंट, मेरा मतलब है इस ट्रीटमेंट के बाद। डॉक्टर शालिनी की आंखों में कंफ्यूजन देखते हुए रोहित ने उसे रिक्वेस्ट की, प्लीज डॉक्टर शालिनी, जो कुछ भी कहना है प्लीज साफ साफ कहिए। डॉक्टर शालिनी ने इस बार बिना रुके रोहित को जवाब दिया, दादी माँ के ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट है वो टेम्पोरेरीली खुल जाएगा। दादी माँ थोड़ी देर के लिए होश में भी आ जाएंगे, मगर ये सब सिर्फ 1 दिन के लिए चलेगा। वो 1 दिन के लिए फिर से वैसी हो जाएंगी जैसी वो पहले थी, लेकिन 1 दिन के बाद। ये सुनकर रोहित का चेहरा तंग हो गया। वो कंफ्यूजन और टेंशन में बस डॉक्टर शालिनी को देखता रहा। जब डॉक्टर शालिनी को लगा कि अब रोहित उसकी बात फिर से सुनने के लिए तैयार है तो फिर से अपनी धीमी आवाज में वो रोहित से बात करने लगी, देखिए, दादी माँ की कंडीशन इस वक्त ऐसी है कि अगर उन पर कोई ऑपरेशन होता है और सपोज ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है तो उनकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने एट मैक्स होगी। और अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा और 2 महीने निकाल पाएंगे। अगर आप मेरी माने तो आप मेरे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के जरिए दादी माँ को थोड़ी देर के लिए होश में ला सकते हैं, जिससे वो लोगों को बता सकें कि उस एक्सीडेंट के पीछे आर्यन का कोई हाथ नहीं था। बेचारे आर्यन पर लगे इल्जाम मिट जाएंगे। अनिका, जो ठीक शालिनी और रोहित के पीछे खड़ी थी, वो ये बात सुनकर हैरान रह गई। डॉक्टर शालिनी का सजेशन किसी प्लान्ड मर्डर से कम नहीं लग रहा था।
रोहित भी डॉक्टर शालिनी का सजेशन सुनकर हैरान रह गया था। हालांकि डॉक्टर शालिनी के सजेशन से आर्यन पर लगे इल्जाम मिटाने में रोहित को बहुत बड़ी मदद मिल जाती, मगर यहाँ सवाल सिर्फ आर्यन के इनोसेंस का नहीं था, बल्कि उसकी दादी माँ की जान बचाना था। रोहित ने बड़े कड़क आवाज में डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर, आपकी प्रायोरिटी आपकी पेशेंट की जान बचाना होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका फर्ज है कि आप अपने पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दें जो उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है। रोहित की ये बात सुनकर शालिनी समझ गई थी कि उसने ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने रोहित से कहा, माय अपॉलॉजीज मिस्टर मारवा। वो क्या है ना कि मैंने आर्यन को बचपन से देखा है एंड आई एम रियली वरीड फॉर द पुअर, इसलिए शायद मैं ये सजेशन दे बैठी। रोहित ने शालिनी के सजेशन को सीरियसली नहीं लिया। रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, अब आप बताइए, क्या ये ऑपरेशन हो सकता है या नहीं? अनिका को आदत थी अपने पेशेंट के परिवार वालों से ऐसे सवालों को फेस करने की, मगर यहाँ सवाल सिर्फ पेशेंट को बचाने का नहीं था। पेशेंट की सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के जरिए अनिका को उसके बेटे तक पहुँचना था। अनिका ये भी जानती थी कि उसके प्रोफेशन का सबसे बड़ा मकसद ये था कि कैसे पेशेंट की जान बचाई जाए। अनिका ने जमीन की ओर देखते हुए बड़ी धीमी आवाज में रोहित से कहा, यस इट इज पॉसिबल, दादी माँ का ऑपरेशन हो सकता है। रोहित की आंखों में एक सवाल साफ नजर आ रहा था, क्या अनिका इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी? मगर वो सवाल पूछे उससे पहले अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दिया, द सक्सेस रेट इज 90%, 10% ऊपर वाले की मर्जी। आफ्टर ऑल ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन के दरमियान कोई बड़ा सा अर्थक्वेक हो और पूरी हॉस्पिटल ही गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती मिस्टर मारवा। अनिका की बात सुनकर रोहित को हैरानी तो जरूर हुई थी, मगर उसने अनिका के हाथों चमत्कार होते हुए भी देखा था। डॉक्टर शालिनी अनिका की बात सुनकर बोलने से पहले थोड़ा हंस पड़ी। उसने अनिका से कहा, ये मजाक करने का वक्त नहीं है डॉक्टर अनिका। देखिए मिस्टर रोहित, पेशेंट मेरी ट्रीटमेंट के अंदर है और मैं जानती हूँ अगर यहाँ खुद डॉक्टर अमृता मौजूद होती और वो आपकी दादी माँ का ऑपरेशन करती तो भी सक्सेस रेट 30% के ऊपर नहीं था। किसी आम डॉक्टर की बातों में आकर मैं आपको बेवकूफ बनने नहीं दे सकती। रोहित को अनिका की बातों पर भरोसा था। उसने डॉक्टर शालिनी की बातों पर ध्यान न देते हुए बड़े कॉन्फिडेंटली पूरे परिवार के सामने अनाउंस किया, मिस अनिका, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जब डॉक्टर शालिनी ने देखा कि रोहित उसकी कोई बात नहीं मान रहा, तब उसने अपने आप को शांत करते हुए अनिका को केस टेक ओवर करने दिया। ये करते हुए शालिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसे इस बात का यकीन था कि ये डिसीजन लेकर अनिका खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल। मिस्टर रोहित मारवा, मैं आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ, अभी के अभी। ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आते ही अनिका के मुंह से ये सुनने के बाद रोहित हैरान जरूर हुआ था, मगर उसने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, उसे तो मैंने घर भेज दिया था। ऑपरेशन 6 घंटे चला, इसलिए आर्यन ने जिद जरूर की कि वो बड़ी दादी का ऑपरेशन खत्म होने तक मेरे साथ यहीं रहेगा, मगर तकरीबन 2 घंटे पहले वो मेरी गोद में सो गया, इसलिए मैंने उसे घर भिजवा दिया। मगर मिस अनिका, आखिर बात क्या है और दादी माँ की तबीयत कैसी है? आर्यन के घर जाने की बात सुनकर अनिका निराश हुई थी। रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, देखिए, ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, बस हमें अब उनके होश में आने का इंतजार करना होगा। रोहित ने ये बात सुनकर राहत की सांस ली। दादी माँ को लेकर रोहित की उम्मीद अब बढ़ गई थी। जब उसका टेंशन कम हुआ तो अचानक ही उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई और उसने अनिका को घर तक छोड़ने की लिफ्ट ऑफर कर दी। रोहित ने अनिका से कहा, मिस अनिका, रात बहुत हो चुकी है, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही अनिका की नजर रोहित पर पड़ी। रोहित एक बेहद अट्रैक्टिव यंग बिजनेसमैन था। इंडिया में शायद ही कोई लड़की रोहित की ऐसी ऑफर ठुकराती, मगर अनिका अपने मन से रोहित की तरफ अट्रैक्शन के सारे ख्याल निकालते हुए कहने लगी, नो थैंक यू मिस्टर रोहित, अंजलि मामी ने मेरे लिए ड्राइवर भेजा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये कहकर अनिका मुड़कर एलिवेटर की ओर जाने लगी। रोहित की नजर अनिका से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित ने देखा अनिका अपनी नॉर्मल स्पीड से काफी धीरे चल रही थी। उसकी थकान उसकी वॉक से साफ नजर आ रही थी। रोहित को पता था कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद दादी माँ का इतनी जल्दी होश में आना मुश्किल था और अनिका को इस तरह अकेला छोड़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
इसलिए रोहित अनिका को बिना पता चले उसके पीछे चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए अनिका एलिवेटर के पास जाकर रुक गई। रोहित वहीं थोड़ी दूर अनिका की नजर में न आए इस तरह अनिका पर वॉच रखने लगा। तभी अनिका ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला और राजलक्ष्मी को फोन लगाया। रोहित थोड़ी दूर खड़े होकर अनिका को सुनने लगा। अनिका ने फोन पर राजलक्ष्मी से कहा, क्या तुम इस रोहित मारवा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हो? ये बात सुनकर रोहित दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका रोहित के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाना चाहती थी। रोहित ने अब ध्यान से अनिका की आगे की बात सुनी। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे उसके बेटे के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मेरा ये काम कर दो। अनिका की पर्सनालिटी अब रोहित के लिए किसी पजल से कम नहीं थी। रोहित ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका उसकी जासूसी क्यों कर रही थी, जबकि इतने दिनों में उसने साफ तौर पर रोहित से कहा था कि वो ना तो रोहित को पसंद करती है, ना ही उसे रोहित में कोई इंटरेस्ट है। फिर अभी अभी अनिका ने किसी को फोन करके रोहित और उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन निकालने को क्यों कहा? रोहित जितना अनिका की पर्सनैलिटी से आकर्षित था, उतना ही अब अनिका के असली मकसद को लेकर परेशान था। रोहित परेशान होकर फिर से आईसीयू वार्ड की वेटिंग एरिया की ओर चलने लगा। रोहित इतना बड़ा मारवा इंडस्ट्रीज का एम्पायर अकेले संभालता था। वो दुनिया के कई लोगों से मिलता, उनसे डील करता। लगभग हर एक को पहली मुलाकात में रोहित अंदर बाहर से पहचान लेता। किसी की पर्सनालिटी की एनालिसिस करने में रोहित को महारत हासिल थी। मगर न जाने क्यों रोहित को लग रहा था कि अनिका के केस में उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। वहाँ एलिवेटर के पास खड़ी अनिका अभी राजलक्ष्मी से बात कर रही थी। अनिका की बातें सुनकर राजलक्ष्मी ने अनिका को चिढ़ाते हुए पूछा, चक्कर क्या है मैडम? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, रोहित मारवा है ही इतना स्मार्ट और हैंडसम कि कोई लड़की उसके प्यार में पड़े बिना रह भी नहीं सकती थी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? है ना वो हैंडसम? राजलक्ष्मी की बातें सुनकर अनिका के मुंह पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने हाथों से अपने बाल की लट कान के पीछे डालते हुए कहा, ठीक ठाक ही दिखता है। दूसरी ओर से राजलक्ष्मी ने फोन पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, ठीक ठाक? मैडम अनिका, मैं इतने सालों से तुम्हें जानती हूँ, आज तक किसी लड़के को देखकर तुमने ठीक ठाक शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। अगर तुम ठीक ठाक कह रही हो, इसका मतलब एक्सीलेंट समझना पड़ेगा। क्यों? कहीं तुम्हारी ठीक ठाक का मतलब हैंडसम, सेक्सी और एडोरेबल समझना पड़ेगा? इससे पहले कि राजलक्ष्मी आगे कुछ कहे, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, ओके ओके, अब चुप हो जाओ। चलो मानती हूँ कि वो हैंडसम है, बस। राजलक्ष्मी ने सीटी बजाते हुए अनिका से कहा, ओहो, लगता है बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। अच्छा ये तो बताओ, पहले तुमने उससे पूछा था या उसने तुम्हें पूछा था? मामला अभी तक कॉफी पीने तक ही है या फिर कुछ बात आगे भी बढ़ चुकी है? इससे पहले कि राजलक्ष्मी आगे कुछ कहे, अनिका ने फिर से अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाते हुए राजलक्ष्मी से कहा, राज, आई होप मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है वो कल सुबह तक तुम मेरे लिए कर दोगी। जो भी इन्फॉर्मेशन मिले प्लीज मुझे मेल कर देना। गुड बाय, गुड नाइट। और हाँ, अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। राजलक्ष्मी और अनिका ने हंसते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हॉस्पिटल के नीचे अंजलि मामी की भेजी हुई कार अनिका का इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही अनिका की आंख लग गई और कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, मैडम, मैडम जाग जाइए, मैडम घर आ गया। जब अनिका की आंखें खुली तो वो ऑलरेडी किशन मामा और अंजलि मामी के घर पहुंच गई थी। रात के 1:30 बजने वाले थे, मगर पूरे बंगले की लाइट्स ऑन थी। इससे साफ जाहिर था कि घर के सारे लोग अभी जगे थे। अनिका घर के आगे बने गार्डन से होते हुए बंगले के मेन एंट्रेंस तक पहुंची। बंगला और उसका एक्सटीरियर काफी एस्थेटिक और एलिगेंट लग रहा था। गार्डन में फूलों की सजावट से लेकर घर के मेन दरवाजे की बनावट सब कुछ बहुत ही टेस्टफुली सजाया गया था। जैसे ही नौकरों ने दरवाजा खोला, अनिका ने देखा कि एंट्रेंस के ठीक सामने सोफे पर 3 लोग बैठे थे। सोफे के ठीक बगल में लगी व्हील चेयर पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत बैठी थी। उनके शरीर की मूवमेंट बहुत कम थी, मगर उनके सर की मूवमेंट बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सुनना चाह रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज आते ही व्हील चेयर पर बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या वो आ गई? दरवाजा क्यों खोला है? उनकी मूवमेंट्स देखकर अनिका को अंदाजा हो गया था कि नानी माँ देख नहीं सकती थी। बगल में बैठी अंजलि मामी ने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली,
जी हाँ मम्मी जी, वो आ गई है। व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग औरत ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए अपने हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। अनिका तुरंत समझ गई कि नानी माँ अनिका को गले लगाना चाहती थी। जैसे ही अनिका ने उनके पास जाकर उनके पांव छुए, उन्होंने अनिका को गले लगा लिया। उस वक्त अनिका को महसूस हुआ कि बुजुर्ग नानी की सांसें तेज होने लगी थीं। कांपते हाथों से वो अनिका का चेहरा महसूस करने लगी। नानी माँ ने अनिका से पूछा, अनिका, तुम्हारा नाम अनिका है ना? क्या तुम बिल्कुल स्वाति जैसी लगती हो? नानी माँ के ठीक बगल में एक 20 साल की लड़की बैठी थी। लड़की की आंखें, नाक और होंठ बिल्कुल अंजलि मामी जैसे थे। दादी माँ की बात सुनकर लड़की उठकर अपनी दादी के पास आई और बड़े प्यार से अपने हाथ दादी के कंधों पर रखकर बोली, दादी माँ, अनिका दीदी बिल्कुल स्वाति बुआ जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे बुआ फोटो में से बाहर आ गई हो। इस बात पर अंजलि मामी ने हंसते हुए अपनी बेटी से कहा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम पहले अपनी बुआ से कभी मिली हो। जब अनिका की मम्मी स्वाति घर छोड़कर चली गई थी, तब किशन मामा और अंजलि मामी की शादी नहीं हुई थी। इसलिए अंजलि मामी और उनकी बेटी श्वेता ने अनिका की माँ स्वाति बुआ की सिर्फ तस्वीरें देखी थी। अपनी मम्मी की इस बात पर श्वेता ने जीभ निकालते हुए कहा, क्या हुआ अगर मैं बुआ से कभी नहीं मिली? मेरा और अनिका दीदी का तो खून का रिश्ता है, और फिर मैंने उनकी ढेर सारी तस्वीरें भी तो देख रखी थी। आई एम श्योर अगर आज स्वाति बुआ जिंदा होती और अनिका दीदी के बगल में खड़ी होती तो ये कहना मुश्किल हो जाता कि दोनों में से स्वाति बुआ कौन है और अनिका दीदी कौन है। श्वेता की इस बात पर अंजलि मामी और अनिका हंसने लगे। ये बात सुनते ही इजी चेयर पर बैठे कृष्ण ने कहा, इसमें ना पता चलने वाली कौन सी बात है? अगर बुआ जिंदा होती भी तो अब तक बुढ़ी हो गई होती। तुम दोनों को देखकर कह नहीं सकती थी कि कौन बुआ है और कौन बहन। कृष श्वेता का छोटा भाई था, मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा का छोटा बेटा। कृष का पहनावा काफी मॉडर्न था। उसके बाल एक साइड से बिल्कुल छोटे कटे थे और एक साइड से लंबे थे। दिखने में ये स्टाइल काफी अजीब लगता था, मगर ये उसकी उम्र के बच्चों में फैशन मानी जाती थी। कृष ने अब तक अनिका को देखा तक नहीं था। वो बस मोबाइल में अपने दोस्तों से चैट कर रहा था। कृष की बात सुनकर श्वेता ने उसे इग्नोर किया। श्वेता ने अपनी दीदी अनिका का हाथ पकड़कर धीरे से दादी माँ के हाथ में रख दिया और दादी माँ से कहा, लो दादी माँ, जिस बेटी के लिए इतने सालों से तुम तड़प रही थी, आज जी भर के उसे प्यार कर लो। अनिका जैसे ही नानी माँ की व्हील चेयर के बगल में बैठी, नानी माँ ने आशीर्वाद देते हुए अनिका के सर पर अपना हाथ रख दिया। अपनी नानी का हाथ सर पर पड़ते ही अनिका की आंखों से नींद जैसे गायब हो गई। पूरे दिन की थकान जैसे एक पल में उसके शरीर से चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।